हेलो फ्रेंड, मैं सनी आप सभी का अपना क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर स्वागत करता हूँ। नेक्स्ट सेशन है, इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है। इसको बहुत ऊर्जा के साथ करना है और जो सही आंसर है उसको कमेंट करते चले जाना है, ठीक है। और अपने आप को लास्ट में जज करना है कि ऐसे क्वेश्चनों में जो हर साल प्रीवियस ईयर में यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें कितना सक्सेस यानी कितना अटैम्प्ट हमारा सही हो रहा है, ठीक है। अब राजस्थान में तो माइनस मार्किंग नहीं है, मगर अपने आप को और तुम लोग को अपने आप को क्या करना है, माइनस मार्किंग लेते हुए जज करना है कि अभी हमारा कितना सही है कितना गलत है, अभी कितने मेहनत की ज़रूरत है, ठीक है। सेशन पसंद है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पे नए होगे तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो आज डिस्कस नहीं करेंगे यार, ठीक है। तुम लोग को डिस्कस वाली चीज़ पसंद नहीं आती, बस आंसर बताओ आगे निकलो, ठीक है ना। डिस्कस बताते हैं तो देख लिए क्या हालत है हमारी, ठीक है। इसलिए क्या करेंगे, बस फटाफट आंसर बताते हुए आगे बढ़ेंगे। चलो, एक डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ सीधे अनुपातिक होता है, यानी जो डीसी जनरेटर में ईएमएफ उत्पन्न होता है, एक तरीके से कहें सिंपल भाषा में, जो वोल्टेज बन के हमको आउटपुट में मिल रहा है वो किस पर डिपेंड होता है, किसके समानुपाती होता है, यानी वो बढ़ने पे ईएमएफ का मान बढ़ेगा। फ्लक्स पे, पोल पे, आर्मेचर की गति या इन सभी। किस पे डिपेंड करेगा? ऑप्शन ए फ्लक्स है, बी पोल की संख्या, सी आर्मेचर की गति या डी ऑल। क्या होगा? देखो पता है ई बी बराबर P5ZN/60A होता है। ई बी लिखें तो यहाँ पे ईजी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, जनरेटर है तो ईजी हो जाएगा। फ्लक्स डिपेंड कर रहा है, हाँ कर रहा है। पोल की संख्या कर रहा है, हाँ कर रहा है। आर्मेचर की संख्या, आर्मेचर की गति कर रहा है, हाँ कर रहा है। यानी तीनों को ही बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, हमारे इंड्यूस ईएमएफ का मान बढ़ जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो, चालकता तथा प्रतिरोध में जो संबंध वही परमियंस और किसके संबंध है, ठीक है। प्रतिरोध और चालकता में जो संबंध है वही संबंध परमियंस और किसके बीच में स्थापित किया जाता है। यानी जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में चालकता यानी कंडक्टेंस और रेसिस्टेंस है, उसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में परमियंस और किसका संबंध होता है। पहला इंडक्टेंस, दूसरा रिलक्टेंस, तीसरा कैपेसिटेंस या चौथा रिएक्टेंस। कैसा संबंध होता है, फटाफट कमेंट करो। देखो, जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में रेसिस्टेंस 1/G के बराबर होता है, जैसे रेसिस्टेंस 1/G यानी रेसिस्टेंस 1/G यानी कंडक्टेंस के बराबर होता है, उसी तरह इसमें देखें तो परमियंस दिया ना, उसी तरह जो परमियंस होता है 1/S यानी रिलक्टेंस के बराबर होता है, ठीक है। ये किसकी बात है, इलेक्ट्रिक सर्किट की बात है और ये मैग्नेटिक सर्किट की बात है, ठीक है। इसको याद रखना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला देखो। यदि एक मोटर में स्थिर हानि 600 वाट है तो मोटर अधिकतम दक्षता पर कार्य करने के लिए कुल कितनी लॉसेस हानियाँ होनी चाहिए, ठीक है। यदि एक डीसी मोटर की स्थिर हानियाँ 600 वाट है तो मोटर अधिकतम दक्षता पर कार्य करने के लिए कुल कितनी लॉसेस होनी चाहिए। 300 वाट, 1200 वाट, 600 वाट या 100 वाट दिया है ऑप्शन डी, ठीक है। क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट लॉस दिया है 600 वाट, ठीक है। तुमको पता है मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए डीसी मोटर या तो एक ये कहानी हो, ईबी बराबर V/2 हो, या फिर PI बराबर PC होना चाहिए, यानी आयरन लॉस बराबर कॉपर लॉस के बराबर होना चाहिए। तो PI कितना दिया है हमारा, 600 वाट है, तो हमारा PC भी कितना होगा, 600 वाट ही होगा, तभी क्या हो सकता है, मैक्सिमम एफिशिएंसी जनरेटर दे सकता है। तो इसमें कुल लॉसेस पूछा है मैक्सिमम एफिशिएंसी पे, तो टोटल लॉसेस कितना होगा, तो PT बराबर हो जाएगा PI + PC, यानी PI का मान 600 + PC का मान 600, कितना हो गया टोटल 1200 वाट पे क्या होगा, हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी प्राप्त होगी, ठीक है। चलो
इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, और भी कंडीशन होती है मैक्सिमम एफिशिएंसी प्राप्त करने की, मगर ज़रूरत नहीं है उसकी, ठीक है, तुम लोग सब जानते हो। स्क्वेयर केज इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग की संख्या कितनी होती है? यहाँ पर गलत करते हो और कुछ लोग गलत भी करेंगे, ठीक है। स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग की संख्या होती है, स्क्वेरल केज यानी 3 फेज की बात हुई, 3 फेज लगा होगा, ये ध्यान में रखना, 3 फेज 3 फेज होती है, ठीक है, उसको याद रखना, उसको मत भूलना। क्या होगा जी? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। स्क्वेयर के इंडक्शन मोटर में एक भी स्लिप रिंग नहीं होता है, सही है, इसको याद रखना, एक भी स्लिप रिंग नहीं होता है, सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक शॉर्ट सर्किट का परिणाम नहीं है? निम्न में से कौन सा एक शॉर्ट सर्किट का परिणाम नहीं है, मतलब शॉर्ट सर्किट होने में इनमें से क्या घटित नहीं होगा? उच्च धारा प्रवाह, निम्न प्रतिरोधकता, आग लगना या शून्य धारा प्रवाह? शॉर्ट सर्किट होने का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? ऑप्शन ए है उच्च धारा प्रवाह, बी है निम्न प्रतिरोधकता, सी है आग लगना या डी शून्य धारा प्रवाह। क्या हो सकता है? हाँ देखो, शॉर्ट सर्किट है तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, प्रतिरोध रेसिस्टेंस कम होती है, तो जिससे क्या होता है, धारा उच्च बहती है, यानी उच्च धारा प्रवाह होता है, जिससे क्या हो सकता है, आग भी लग सकता है, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा होती है, I2R, ठीक है, तो करंट ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, ही आग भी लगने के चांसेस हैं। मगर शून्य धारा प्रवाह नहीं होता है। शून्य धारा प्रवाह हमारा होता है ओपन सर्किट में, जहाँ प्रतिरोध अनंत होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखना है। चलो, निम्न में से किस मोटर का प्रयोग खदानों में जहाँ विस्फोट का खतरा होता है प्रयोग किया जाता है? जहाँ पे ब्लास्ट होने की या फिर क्या होता है, विस्फोट होने के चांसेस है, वहाँ पे कौन सा मोटर प्रयोग करोगे? यूनिवर्सल मोटर, डीसी शंट मोटर, एयर मोटर या डीसी सीरीज मोटर? किसका प्रयोग करोगे? डी ऑप्शन डीसी सीरीज मोटर है, ठीक है, डी ऑप्शन डीसी सीरीज मोटर है, ठीक है। क्योंकि जो खदानें होती हैं वहाँ पे क्या होती हैं, ज्वलनशील गैसें होती हैं, इसलिए ज्वलनशील गैसें में क्या हो सकती है, चिंगारी की वजह से उसमें ब्लास्ट होने के चांसेस है, हल्का सा भी उसमें चिंगारी लगेगी तो क्या होते हैं, ज्वलनशील गैस होती है तो उसमें आग लगने के चांसेस होते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, एयर मोटर का प्रयोग करते हैं। या फिर इसके अलावा कभी कभी ऑप्शन में एक दूसरा मोटर भी दिया रहता है, ठीक है, तो वो सस्पेंस है, सर्च मार लेना, नेट पे मिल जाएगा, सही है ना। एक सिंगल फेज मोटर का सेंट्रीफ्यूगल स्विच मोटर को किससे अलग करता है? एक सिंगल फेज मोटर का सेंट्रीफ्यूगल स्विच मोटर को किससे अलग करता है? सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा ऑक्सिलरी वाइंडिंग डिस्कनेक्ट करता है, या मेन वाइंडिंग डिस्क को फिर से जोड़ता है, या मेन वाइंडिंग अलग करता है, या इनमें से कोई नहीं? क्या होता है? हाँ देखो, सेंट्रीफ्यूगल का काम ही क्या है कि जब मोटर 70 से 80% स्पीड पकड़ लेता है तो वो ऑक्सिलरी वाइंडिंग या जिसको स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं उसको अलग कर लेता है, ठीक है, उसको अलग कर देता है और केवल मेन वाइंडिंग पे उसको क्या करता है, रन कराता है, ठीक है। ये बता देना ऑक्सिलरी वाइंडिंग कैसा बना होता है, किस तार का बना होता है, मेन वाइंडिंग किस तार का बना होता है, ठीक है, ये दोनों कमेंट में आंसर कर देना। मगर सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम ऑक्सिलरी वाइंडिंग को
डिस्कनेक्ट करना होता है, और ये कैसे जुड़ा होता है ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ ये भी कमेंट करना, ठीक है। तो टिपिकल स्विच कैसे जुड़ा होता है। इंडक्शन मोटर में कौन सा बेयरिंग लगा होता है, इंडक्शन मोटर में कौन सा बेयरिंग लगा होता है। कौन सा लगा होता है बेयरिंग, बुश बेयरिंग, बॉल बेयरिंग, बेलनाकार बेयरिंग, सिलिंड्रिकल बेयरिंग, या इनमें से कोई नहीं। चलो कौन सा लगा होता है, बॉल बेयरिंग। एक टाइप होता है ज्वेल बेयरिंग का भी होता है, उसका भी बहुत नाम सुने होते हैं, वो भी स्पेशल टाइप का ही एक बेयरिंग है जो अन्य जगह पे प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और एक होता है बुश बेयरिंग, उसका भी प्रयोग किया जाता है, वो भी इंडस्ट्री में प्रयोग किया जाता है, मगर कहाँ किया जाता है ये तुम लोगों को पढ़ लेना है ना, ठीक है, कहीं पूछ ना ले। सही है। चलो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंडक्शन मोटर में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है, ठीक है, बॉल बेयरिंग का। ट्रांसफार्मर में घर्षण होती है, बहुत ज़्यादा, बहुत कम, शून्य या कोई नहीं। घर्षण, फ्रिक्शन। ट्रांसफार्मर में घर्षण होता है, और ट्रांसफार्मर है किस टाइप का, मोटर, सॉरी मोटर बोल रहे हैं, मशीन। तुमको पता है ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक मशीन है, स्थिर मशीन है, जिसमें घर्षण का मान शून्य के बराबर होता है, ठीक है, जिसमें घर्षण का मान शून्य के बराबर होता है। तो ये तो वाइंडेज लॉस कितना होगा, ठीक है, ये तो फ्रिक्शन लॉस है ना, वाइंडेज लॉस कितना होगा ये भी बताना। वाइंडेज लॉस, ट्रांसफार्मर में वाइंडेज लॉस कितनी मात्रा का होगा, बहुत ज़्यादा, बहुत कम या शून्य, इसको कमेंट करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़ो। एक जंक्शन पर आने वाली धाराओं का योग 12 एम्पियर है। जंक्शन से 3 अलग अलग रास्ते निकलती है, समान मान के प्रतिरोध है, तो किसी एक रास्ते पर निकलने वाली धारा का मान क्या होगा, ठीक है। यानी एक जंक्शन पर आने वाली धाराओं का योग 12 है, ठीक है, जितनी भी करंट जंक्शन पे आ रही है उनका सम कितना है, 12 एम्पियर है। और जंक्शन से 3 अलग अलग रास्ते निकल रहे हैं, यानी बाहर की तरफ करंट उसको फ्लो करा रहे हैं, और तीनों में जो क्या है, समान मान के प्रतिरोध लगे हैं, तो किसी एक रास्ते से निकलने वाली धारा का मान क्या होगा, 1 एम्पियर, 9 एम्पियर, 4 एम्पियर, या निर्धारित नहीं किया जा सकता, या निर्धारित नहीं किया जा सकता। देखो आने वाली धारा 12 एम्पियर है, 3 जगह निकल रही है ना, 3 जगह निकल रही, यहाँ पे निकल रही, यहाँ पे निकल रही, यहाँ पे निकल रही, और तीनों का प्रतिरोध का मान तीनों मार्गों पर सेम है, तो धारा भी क्या होगी, समान मात्रा में ही तीनों पथ में प्रवाहित होंगी। तो अगर 12 एम्पियर निकल रहा है तो 4 एम्पियर यहाँ पे भी जाएगा, 4 एम्पियर यहाँ पे भी जाएगा, 4 एम्पियर यहाँ पे भी जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी 4 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। 4 एम्पियर की करंट तीनों मार्गों में समान रूप से प्रवाह होगी, ठीक है। चलो अगला देखो। ओम का नियम लागू होता है, ओम का नियम लागू होता है सिर्फ एसी पर, सिर्फ डीसी पर, दोनों पर, या किसी पर नहीं। ओम का नियम लागू होता है, ठीक है। सेशन पसंद आए तो उसको लाइक कर देना यार, शेयर जरूर कर देना, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, और यही कुछ लोग छोड़ कर आएंगे, ठीक है ना, यही क्वेश्चन छोड़ कर आएंगे। तो क्या होता है, जो ओम का नियम लागू होता है वो दोनों पर लागू होता है, क्या होता है, दोनों पर लागू होता है। दिख गया, दिख रहा है, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों पर लागू होता है, एसी और डीसी दोनों पे लागू होता है, ठीक है, याद रखना। ओम का नियम सेमीकंडक्टर पे लागू नहीं होता है, अर्धचालक पे सेमीकंडक्टर नहीं लगता है, याद रखना। इलेक्ट्रिक प्रेशर का मात्रक है, इलेक्ट्रिक प्रेशर का मात्रक है, वॉट है, वोल्ट है, एम्पियर है, या ओम है, क्या है,
वोल्ट एम्पियर का मात्रक। देखो सिंपल भाषा में याद रखने का तरीका, इलेक्ट्रिक प्रेशर यानी प्रेशर मतलब एक सिंपल भाषा में देखो समझने के लिए बता रहे हैं, ये मत बोलना कि सर यही बताए थे। फोर्स की बात हो गई, ठीक है। प्रेशर यानी फोर्स, और फोर्स किस में लगा होता है, ईएमएफ में, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की यूनिट क्या होती है हमारी, वोल्ट होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वोल्ट, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक प्रेशर का मात्रक कौन सा होता है, वोल्ट होता है, इसको याद रखना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। मगर याद रखना आज जो तुम लोग सेशन करोगे केवल क्वेश्चन पढ़ रहे हो, ठीक है, केवल क्वेश्चन पढ़ रहे हो, उससे रिलेटेड लॉजिक को, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहे कि दोबारा हल्का सा भी घुमा देगा फिर नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं पता है। इसका आंसर यही होता है, ये याद किए हम, ठीक है। और आजकल के पेपर में ऐसा नहीं पूछता है, वही आंसर है सबको पता है, मगर क्वेश्चन ही इस तरीके से घुमा देगा कि तुमको ऑप्शन सारे आ रहे होंगे, मगर इस ऑप्शन का क्वेश्चन जो पूछा है वो किसके लिए पूछा है ये नहीं समझ पाओगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट इंडक्शन मोटर का कॉन्सेप्ट वही हुआ कि बदल जाएगा, बस यही कि क्वेश्चन घुमा कर फेंक देगा, पूछ देगा। तो तुम लोग क्या किए हो, बस क्वेश्चन से क्वेश्चन रखते हो, ठीक है। जो थ्योरी समझा रहे थे उस पर ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं भी आता, तुम सोचो उसको बताने की जरूरत नहीं, तुम लोग को सब आता है। तो बस ये तुम क्वेश्चन पढ़ो, आज भले ही 60 क्वेश्चन कर लोगे, 70 क्वेश्चन कर लोगे 30 मिनट 35 मिनट में, मगर वही करोगे क्या, बस 60 से 70 क्वेश्चन ही रह जाओगे। उससे एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर थोड़ा सा घुमा कर पूछ दे तो बहुत से लोग क्या हो जाएंगे, पानी पीने चले जाएंगे, ठीक है ना। तो वो काम ना करो पानी पीने वाला। आवृत्ति का मात्रक नहीं है, आवृत्ति का मात्रक नहीं है, हर्ट्ज, साइकिल पर सेकेंड, दोनों या कोई नहीं, ठीक है। इसमें से कई लोग क्या होंगे, ऑप्शन सी पे सोच समझ रहे होंगे, सी पे टिक भी करके चले आएंगे, ठीक है, मगर ऑप्शन डी क्या है, कोई नहीं, क्योंकि दोनों ही क्या है हमारे आवृत्ति के मात्रक हैं। और ये पूछा क्या है, कौन है जो आवृत्ति का मात्रक नहीं है, ठीक है, पूछा है आवृत्ति का मात्रक नहीं है, ये पूछा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ रखना, आवृत्ति का मात्रक ये दोनों है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा आंसर सही। सीरीज सर्किट के संबंध में कौन सही है, सीरीज सर्किट का रिलेशन पूछ रहा है, तो सीरीज सर्किट के संबंध में निम्न में से कौन सही है, बताओ। सर्किट में सभी प्रतिरोधों का योग सबसे बड़े वाले प्रतिरोध से भी बड़ा होता है, या सर्किट में धारा बहने का मार्ग सिर्फ एक होता है, ठीक है। और सही नहीं है पूछा, याद रखना सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी क्या है, सर्किट में लगे सभी प्रतिरोध का योग सबसे छोटे वाले प्रतिरोध से छोटा होता है, या सर्किट में धारा का मान सभी प्रतिरोध में समान होता है। क्या होता है, कौन सा गलत है, पहला क्वेश्चन, सर्किट में सभी प्रतिरोध योग सबसे बड़े प्रतिरोध से भी बड़ा होता है, तो ये तो सही है। दूसरा, सर्किट में धारा बहने का मार्ग सिर्फ एक होता है, तो सही बात है, इसलिए सभी में करंट की मात्रा भी क्या होती है, समान होती है, यानी ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन सी पूछा है, सर्किट में लगे सभी प्रतिरोधों का योग सबसे छोटे वाले प्रतिरोध से छोटा होता है, ये सीरीज के लिए नहीं कहता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो पैरेलल के लिए सही हो जाएगा, सीरीज के लिए नहीं सही है, ठीक है। ऑप्शन डी लिखा था, सर्किट में धारा का मान सभी प्रतिरोध में समान बहता है, तो ये तो सही है, यानी ऑप्शन सी जो है वो पैरेलल की कहानी बता रहा है हम लोग को, ठीक है। और पैरेलल हम लोग को पढ़ना नहीं है, हम लोग को पूछा कौन सा है, सीरीज पूछा है, ठीक है, इसलिए गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गलत है, मगर आंसर इसी का यही सही होगा, सही है। देखो क्वेश्चन क्या है, यहाँ से, यदि किसी इंडक्टिव परिपथ में इंडक्टेंस L, देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, यदि किसी इंडक्टिव परिपथ में, प्योर इंडक्टिव नहीं बोला है पहली चीज़, तो बस सिंपल बोला है, यदि किसी इंडक्टिव परिपथ में इंडक्टेंस L को दोगुना कर दिया जाए तो परिपथ का इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी प्रेरक प्रतिघात, ठीक है, प्रतिघात एक्सल का मान परिवर्तन है, ठीक है, परिवर्तन होगा, क्या होगा, एक्सल के मान में परिवर्तन कितना होगा, अगर उसमें क्या कर दिया L के मान को दोगुना कर दें तो क्या हो जाएगा,
दोगुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, या 1/4 हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यानी कि इंडक्टिव परिपथ है, उसमें एक्सएल का मान हमको ज्ञात करना है, जिसमें एल को दुगना कर दें, तो एक्सएल का मान क्या होगा? बहुत तेज हो तुम लोग, ठीक है, बता लोगे। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है जी, ठीक है, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, डेली चलता है, तुम लोग के लेक्चर के बाद डेली चलता है। जो इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, वो कुछ भी, मतलब कुछ भी क्या बोल, वो कांटेक्ट कर सकता है, व्हाट्सएप नंबर पता ही है, थंबनेल पे नीचे लिखा होता है, ठीक है। चलो, तुमको पता है कि एक्सेल कुछ और नहीं, एक्सेल का इलाज क्या है? 2πfl, जिसको ओमेगा एल बोलते हैं। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, मगर तुम लोग को इतना ही जानना है, ठीक है। ज़्यादा बता देंगे तो तुम लोग को बोरिंग लगने लगता है, ठीक है। इसलिए याद रखना, जब एल बढ़ाओगे 2πfl ऐसे लिख दे रहे हैं। जब एल बढ़ाओगे तो तुम्हारा एक्सेल का मान भी क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। ये जिस अनुपात में बढ़ाओगे उसी अनुपात में ये भी बढ़ेगा, ठीक है। इसको याद रखना है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? दोगुना सही है। निम्न में से कौन सा तार की मोटाई सबसे अधिक होती है? 5 SWG है, 10 SWG है, 15 SWG है, 20 SWG है। जल्दी बताओ। ठीक है, पहले तो SWG का फुल फॉर्म पता होगा तुम लोग को, फिर भी बता देते हैं। स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक है, स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक है। एक ये सवाल पूछता है कि इसमें कितने से कितने तक का रेंज होता है, कितने से कितने SWG तक का रेंज होता है, ठीक है। वो जो प्लेट बनी होती है जिस पे लिखा होता है कितने कितने वायर गेज का है, वो किस चीज़ की बनी होती है, ये भी अधिक सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये क्या है, जो जितना अधिक SWG का होगा वो उतना ही पतला तार होता है, और ये जो जितना ही छोटा होगा, जितने कम SWG का होगा वो उतना ही मोटा तार होता है। इसलिए सबसे मोटा तार कौन सा होगा? 5 SWG का ही होगा। और इनमें से देखें तो सबसे पतला 20 SWG का ही होगा, ठीक है। इसको याद रखना। $390। मल्टीमीटर से क्या नहीं मापा जा सकता? मल्टीमीटर से क्या नहीं मापा जा सकता? आवृत्ति माप सकते हो, धारा माप सकते हो, वोल्टेज माप सकते हो, प्रतिरोध माप सकते हो। जो नहीं माप सकते उसी को टिक करना है। अधिकतर नहीं पूछता है, नॉट इनकरेक्ट ऐसे पूछेगा, करेक्ट पूछेगा, ठीक है, नॉट करेक्ट पूछेगा, नॉट इनकरेक्ट पूछेगा। यानी एक ही सवाल को 3 तरीके से पूछ सकता है बिना क्वेश्चन बदले, ठीक है। नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, ठीक है, नॉट इनकरेक्ट ऐसे करके, या करेक्ट, ठीक है। नहीं माप पाता आवृत्ति, या कभी कभी यहाँ पे क्या लिख देगा? पावर लिख देगा, कभी कभी कैपेसिटेंस, रिएक्टेंस, कुछ भी लिख सकता है, ठीक है। तो याद रखना, मल्टीमीटर आवृत्ति को नहीं माप सकता। इसको AVO मीटर भी कहते हैं, अमीटर वोल्ट ओम मीटर। डीसी जनरेटर में पोल शू किसके द्वारा कसे जाते हैं? डीसी जनरेटर में जो पोल शू होते हैं वो कहाँ कसे जाएंगे? स्टेटर पर किसके द्वारा कसे जाते हैं? ऑप्शन 4 हैं जो दिखाए गए हैं, रिवेट द्वारा, ब्रेजिंग द्वारा, वेल्डिंग काउंटर द्वारा, या काउंटर संक स्क्रू द्वारा। किसके द्वारा? बहुत लोग अलग अलग दिमाग में अलग अलग धारणाएं बना रहे होंगे, मगर इसका ऑप्शन सही जो है ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। काउंटर संक स्क्रू, बहुत लोग तो काउंटर संक स्क्रू देखे भी नहीं होंगे, ठीक है। तो नेट पे सर्च मारना, ठीक है, काउंटर संक स्क्रू दिख जाएगा, सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा?
सही हो जाएगा। आज तुम लोग बस नंबर बढ़ा रहे हो, बस इतना याद रखना है। फिर बोल रहे तुम लोग बस क्वेश्चन का नंबर बढ़ा, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है वो नहीं जाने, जो पिछली वीडियो में होता था। चलो, डीसी जनरेटर की रेटिंग व्यक्त किया जाता है एचपी, केवीए, किलोवाट या इनमें से कोई नहीं। एचपी, केवीए, किलोवाट या इनमें से कोई नहीं। किसकी रेटिंग? डीसी जनरेटर की रेटिंग। ये तीनों ही अपने आप में क्या है, अलग अलग मोटरों को रेटिंग को दर्शाते हैं, जो तीनों ही मोटर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मगर यहाँ पे डीसी जनरेटर की बात किया है तो डीसी जनरेटर के लिए केवल एक ही रेटिंग होता है, और वो क्या है हमारा? ऑप्शन सी, किलोवाट। सही है, किलोवाट। चलो अगला देखो, तीन कोर केबल में न्यूट्रल का रंग होता है। तीन कोर केबल में न्यूट्रल का रंग होता है। यहाँ पे बहुत लोग गलत करते हैं, ठीक है, और 10 में से 7 लोग गलत करते हैं सवाल। 3 कोर केबल में न्यूट्रल का कलर लाल, नीला, सफ़ेद, हरा। यहाँ पे येलो होता तो लूडो जो होते हैं चारों कलर हो जाते हैं ना, लाल, नीला, सफ़ेद, हरा। सफ़ेद की जगह येलो होता तो 3 कोर केबल में न्यूट्रल का रंग कौन सा होता है? तो 3 कोर केबल में न्यूट्रल का रंग हमारा होता है ब्लू। ब्लू। इसी रंग से कलर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछता है कि अर्थिंग में कौन सा कलर प्रयोग होता है, या फिर एमसीबी का जो नॉब होता है, एमसीबी का नॉब ऊपर नीचे वाला होता है ना, ऊपर और नीचे ऑफ, ऊपर और नीचे ऑफ जो भी होती है, ठीक है, ऊपर और नीचे ऑफ, तो वो पूछा है वो नॉब किस कलर की बनी होती है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि एमसीबी की नॉब किस कलर की होती है, ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सही है ना। चलो अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस में उच्चतम स्तर यानी इल्यूमिनेशन की आवश्यकता होती है? निम्न में से किस में उच्चतम स्तर की इल्यूमिनेशन की आवश्यकता होती है? प्रूफ रीडिंग, बेडरूम, वार्ड, हॉस्पिटल या प्लेटफॉर्म। एक पूछता है क्या कि सबसे अधिक इल्यूमिनेशन की आवश्यकता कहाँ होती है, जो इसमें पूछा है, और एक पूछता है न्यूनतम या सबसे कम इल्यूमिनेशन की आवश्यकता कहाँ होती है, ठीक है, और साथ साथ कभी कभी कितने फ्लक्स तक की इल्यूमिनेशन की आवश्यकता होगी, ये भी क्वेश्चन पूछता है। यानी प्रूफ रीडिंग में कितने लक्स की आवश्यकता पड़ेगी, 500 लक्स, 5000 लक्स, 50 लाख लक्स, वैल्यू में पूछ लेता है, ठीक है। तो याद रखना, इल्यूमिनेशन की जो उच्चतम स्तर प्रदीपन की आवश्यकता होती है वो होती है हमारे प्रूफ रीडिंग में। प्रूफ रीडिंग में कहाँ? प्रूफ रीडिंग में, जहाँ हमको उच्चतम कार्य करने होते हैं, छोटे छोटे कार्य करने होते हैं, ठीक है, जहाँ पे एक तरीके से हमको चावल पर पेंटिंग करनी होती है ठीक है, बहुत छोटा काम है ना, तो वहाँ पे क्या करते हैं, प्रूफ रीडिंग का प्रयोग करते हैं। और सबसे कम कहाँ चाह होता है, तो इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन है जहाँ पे सबसे कम चाहिए होता है, ठीक है, और वो तुम लोग को पता है कहाँ पे करते हैं। सही है ना। चलो अगला क्वेश्चन, चलो निम्न में से किसमें फ्यूज को माउंट किया जाता है? निम्न में से किसमें फ्यूज को लगाया जाता है? माउंट मतलब लगाना, कसना, स्थापित करना। कहाँ करते हो? अपने सर पे, हमारे सर पे, पड़ोसी के सर पे, या कहीं नहीं? कहाँ करते हो? ये क्वेश्चन गलत है वैसे, ठीक है, मगर ऑप्शन के हिसाब से बोल सकते हैं क्वेश्चन ठीक है सर जी, कोई दिक्कत नहीं है, मगर एक्चुअल में देखें तो क्वेश्चन गलत है, ठीक है। क्योंकि फ्यूज जो होता है, एसी में बात करें, एसी की बात करें, अगर एसी सप्लाई की बात करें
तो एसी सप्लाई में तो फेज तारों में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं सर जी, उसी में लगेगा ही लगेगा, और कोई चारा नहीं है हमारे पास, ऑप्शन ए फेज तारों में। मगर ये डीसी की बात करता है तो फ्यूज जो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पे लगता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पे लगता है, इसको याद रखना, ठीक है। तो कहाँ लगता है, केवल फेज तारों में लगता है, न्यूट्रल तार में नहीं लगता। क्या फ्यूज किस में, एसी सप्लाई में। ये सब सारी चीज़ें याद रखेंगे, ठीक है। चलो अब ये भी तरीका देखो, ये सही है कि नहीं, ठीक है। तुम लोग को वो वाला नहीं पसंद आ रहा था कि मतलब 10 ही क्वेश्चन करें, मगर अच्छे से समझा के करें, हर ऑप्शन को लेके चलेंगे, क्या इसमें क्या होता है, ऐसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि तुम पिछले वीडियो में जब से स्टार्ट किए तुम देख सकते हो कि उसको किस तरीके से कंप्लीट कराया गया है। मतलब क्वेश्चन तो 5 ही हुए, 10 ही हुए, मगर 10 क्वेश्चन में अगर 80 चीज़ें बता रहे हैं तो तुम्हारे 80 ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं, और वही चीज़ लिखते हैं जो ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि इसको इस तरीके से घुमा के पूछ सकता है, ठीक है। यानी एक तरीके से अगर एक क्वेश्चन आता है तो तुम उससे रिलेटेड एक उस जैसे एलिमिनेशन हो गया, ठीक है। अब इसी को कंट्रोल करते हैं तो इसमें करीब 6-7 चीज़ें बताते हैं। तो तुम्हारे एक तरीके से कहें तो फिजिकल जो प्रोटेक्शन होता है, फिजिकल प्रोटेक्शन चैप्टर होता है, उसमें तो अगर एक टॉपिक उठा रहे हो फ्यूज वाला तो उसकी रेटिंग, उसमें फ्यूज की तार, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी क्या होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें बताते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से तुमको बुक खोलने की आवश्यकता नहीं होगी, सर जी रिवाइज हो गया, ठीक है, इतना सफिशिएंट मेरे लिए, ठीक है। स्लिप रिंग की बात कर रहे थे तो स्लिप रिंग जो स्क्वायर केज का पूछा था क्वेश्चन आज, तो स्लिप रिंग का उसमें भी बताते हैं, तुम्हारे सिंगल फेज में बताते हैं, सिंक्रोनस मोटर में बताते हैं, अल्टरनेटर में बताते हैं, कैसा बना होता है, क्या कार्य करता है, वो सारी चीज़ बताते हैं। तो तुम्हारी स्लिप रिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा था तुम्हारे मैक्सिमम एफिशिएंसी से लेकर, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी किस किस केसों में हो सकता है, उस समय क्या चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ें बदलती नहीं हैं, तो वो सब सारी चीज़ें बताते हैं। डीसी सीरीज में क्या अलग हो जाता है, शंट में क्या अलग हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें बताते हैं। तक तुम्हारी रिवाइज रहती है, तुमको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। बस शांति से बैठकर मेरा लेक्चर देख लो, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, बहुत तुम लोग को ज़रूरत नहीं, तुम लोग को सब आता है, ठीक है। तो बस अब ये भले ही 20-25 क्वेश्चन किए होंगे, मगर बस क्वेश्चन ही किए हो, बस वो क्वेश्चन आएगा तो कर लो, थोड़ा सा घुमा के कान पड़ेगा, ठीक है, तो कान दे दोगे कि ले जाओ, ठीक है, समझ में आया। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, कल मिलेंगे, सही है। तो सेशन पसंद आया, यानी ज़्यादा क्वेश्चन वाला सेशन तुम लोग को पसंद आया हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर से नोट्स जा रहे हैं, ठीक है, ऑर्डर आ रहे हैं, तुम लोग को भी अगर पसंद आ रहा हो, तुम लोग भी एक बार देखना चाहते हो ऑर्डर लेके, मतलब कैसी नोट्स है, ठीक है। निराशा हाथ नहीं लगेगी, वर्ड टू वर्ड है, बहुत लोगों का रिव्यू आ चुका है, ठीक है। यानी ये चीज़ है कि जो चीज़ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वही चीज़ हम लोग को मिला है, ठीक है। यानी पसंद आ रहा है, तरीका पसंद आ रहा है लिखने का, ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर तुम लोग को है ही थंबनेल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। वंदे मातरम।